Hello students, welcome to the class. So let's continue with our PYQ series. Okay. So हम GPAT 2025 का जो क्वेश्चन पेपर है अभी की जो जस्ट रिसेंटली 2025 में जो GPAT हुई है उस एग्जाम का जो पेपर है उसकी केमिस्ट्री सेक्शन के क्वेश्चंस वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग इन अ प्रीवियस सेशन. ठीक है. तो प्रीवियस सेशन में वी हैव डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चन. फाइन. सो आज हम आगे के और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो यस, पीवाईक्यूज जब आप स्टडी करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सर डिस्कस करना, उनको देखना, एनालाइज करना जरूरी होता है, लेकिन पीवाईक्यूज में आपको फोकस किस चीज के ऊपर रखना है ये मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखते हो तो फोकस शुडंट बी ऑन कि बहुत सारे पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो, मतलब बहुत सारे पीवाईक्यूज फटाफट 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 देखते देखते उसके आंसर देखते देखते जाओ. ये करने की जगह पे अगर आप पीवाईक्यूज देख के वो पर्टिकुलर पीवाईक्यू जिस टॉपिक पे आया है उस टॉपिक की तभी के तभी अगर आप थोड़ा स्टडी कर लेते हो तो फिर वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. मतलब रादर देन सॉल्विंग 100 पीवाईक्यूज, आप अगर 20 पीवाईक्यूज लेके वो पीवाईक्यूज जो टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को अगर आप स्टडी कर लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. द रीज़न इज दिस कि बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने से एज सच हासिल कुछ नहीं होता. हमें सिर्फ लगता है कि हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज अटेम्प्ट किए हैं तो अभी हम जीपैट में काफ़ी कुछ अटेम्प्ट कर पाएंगे. बट ऑलवेज क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा नए होते हैं. क्वेश्चंस आर ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल. सेम टाइप का क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. बहुत रेयरली ऐसा हुआ होगा कि बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आ गया. ओके, लेकिन वो भी बैक टू बैक जीपैट में नहीं आता है, और अगर आता भी है एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन तभी भी वो एक आधा होता है. पूरे 125 क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन उस टाइप का रहेगा. ठीक है. तो बेसिकली पीवाईक्यूज सॉल्व करने के पीछे का पर्पस ये होता है कि आपको ये पता चले कि कौन से हॉट टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर रिपीटेडली हर साल क्वेश्चन आते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसके ऊपर अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के पीछे का हमारा पर्पस ये रहेगा टू आइडेंटिफाई सच टॉपिक्स कि हर एक सेक्शन में ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं कि जिनके ऊपर रिपीटेडली हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं. फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो टॉपिक आपको स्टडी करना है. टॉपिक स्टडी करने से क्या होगा कि उस टॉपिक से रिलेटेड इस साल आप जब जीपैट दोगे उस साल भी उस टाइम पे भी अगर कोई दूसरा भी किसी टाइप का क्वेश्चन आ गया, बट इफ यू हैव स्टडीड द टॉपिक देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. तो पीवाईक्यूज थोड़े आराम से करने हैं. आराम से मतलब जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के साथ में ही आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं, आंसर रीड करके आपको कोई बस उस चीज का आपको आंसर पता चल जाएगा. आपको बाद में शायद वो आंसर याद भी नहीं रहेगा, लेकिन टॉपिक को जाके अगर पढ़ोगे तो फिर डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू. ठीक है. तो हमारा फोकस यही रहेगा कि वी विल नॉट बी सॉल्विंग थाउजेंड्स ऑफ पीवाईक्यूज हरिडली. हम काफी सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे, लेकिन उसी के साथ में उस टॉपिक के रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक, टुडेज क्वेश्चन. तो ये जीपैट 2025 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स entered in TCA cycle except. ओके. तो इनका कहना ये है कि इसमें से कौन से ऐसे ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड्स है जो कि टीसीए साइकिल में एंटर करते हैं एक्सेप्ट. तो कोई एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि टीसीए साइकिल में एंटर नहीं करता है. फाइन. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब बेसिकली ये है कि टीसीए साइकिल जिसे हम साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं. फाइन. तो ये जो पर्टिकुलर साइकिल है इसमें जो गिवन अमाइनो एसिड्स है दे एंटर इन द फॉर्म ऑफ सम इंटरमीडिएट. तो ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि किसी भी इंटरमीडिएट के फॉर्म में टीसीए साइकिल में एंटर नहीं करता है. ओके. तो यहाँ पे आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे की आइडेंटिफिकेशन है कि टीसीए साइकिल इज द टॉपिक. टीसीए साइकिल के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है. तो
अभी सेम क्वेश्चन अगले वाले जीपैट में रिपीट नहीं होगा। तो इवन इफ आप अगर इसका आंसर देख भी लेते, पढ़ भी लेते, तभी भी नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही क्वेश्चन आए। टीसीएस साइकिल के ऊपर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपका काम ये है कि ब्रीफली फटाफट आपने, अगर आप अभी की अपकमिंग जीपैट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल फटाफट टीसीएस साइकिल का की ओवरव्यू यहाँ पे क्विकली देख लेना है। ठीक है? तो इसमें 4 ऑप्शंस है, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन एंड एलानिन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्लाइसिन। कि ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड आउट ऑफ दिस 4 जो कि टीसीए साइकिल में किसी भी इंटरमीडिएट के फॉर्म में एंटर नहीं करता है। ठीक है? तो लेट्स सी द टीसीए साइकिल। ये वेल नोन साइकिल है, आप जानते हैं इसे। ठीक है? तो इसमें ये जो 4 अमाइनो एसिड्स है, ये देखो ये किसी ना किसी फॉर्म में ये एंटर करते हैं। ठीक है? ग्लूटामेट जो है इट गेट्स कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, जो कि टीसीए साइकिल में इन्वॉल्व होता है। देखो, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है दैट इज, ये ग्लूटामेट से बनता है। फाइन। उसके बाद में एस्पार्टेट जो है दैट इज कन्वर्टेड टू ऑक्सैलो एसिटेट। ऑक्सैलो एसिटेट ये भी टीसीए साइकिल का पार्ट है। एलानिन गेट्स कन्वर्टेड टू पायरूवेट। तो पायरूवेट का रोल यहाँ पे आता है, ये जो स्टेप है ई ग्लूकोज, इसके बाद में आता है पायरूवेट, और फिर पायरूवेट से बनता है एसिटिल ओए। ठीक है? तो ये है। एंड ग्लाइसिन जो है, ग्लाइसिन कहीं से भी डज नॉट डायरेक्टली एंटर द टीसीए साइकिल। ग्लाइसिन से बनता है सीरीन, और फिर उसका आगे ब्रेक डाउन हो जाता है। सीरीन कहीं पे भी आपको इस पर्टिकुलर टीसीए साइकिल में नहीं दिखेगा। ठीक है? तो इन चारों में से ग्लाइसिन ही अकेला ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि टीसीए साइकिल में एंटर नहीं करता है। ओके, तो देखिए ये काफी बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है तो फिर इसके लिए व्हाट इज द नेसेसरी थिंग हियर नाउ कि यहाँ पे ये कंसिडर किया गया है कि आपको टीसीए साइकिल, पूरी की पूरी टीसीए साइकिल जो है उसका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि उसमें क्या क्या स्टेप वाइज मैनर में क्या क्या फॉर्म होता है। तो ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। डायरेक्टली ऐसा कहीं पे भी आपको स्टेटमेंट भी नहीं मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री में आप टीसीए साइकिल पढ़ोगे तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके? ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन जहाँ पे आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा है। फाइन। सो दिस इज द explanation. Now moving forward to the next question. Pyridine is a base with Kb value equal to. Okay? तो अगेन अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन। ऐसे वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स ऑफन थिंक कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली किस तरीके से सॉल्व किए जाए, राइट? क्योंकि डायरेक्टली पायरिडीन का केबी वैल्यू पूछा हुआ है। केबी वैल्यू इट विल बी द इंडिकेटर ऑफ बेसिसिटी ऑफ पायरिडीन, राइट? मतलब केबी का मतलब क्या होता है? इट इज द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है? तो पायरिडिन का केबी वैल्यू कितना होगा, अब ये कैसे पता चले? तो देखिए यहाँ पे भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन करना आपसे एक्सपेक्टेड है। अगेन अगर आपको ये चीज के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं भी किए तभी भी चलेगा। रादर यू शुड नॉट ट्राई टू, कुछ भी आपने यहाँ पे फेंकना नहीं है। फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अभी एक्सपेक्टेड क्या है? Here you are expected to know that pyridine is a weak base. ये चीज आपको पता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। ठीक है? तो पायरिडिन वीक बेस होता है, तो बेसिकली केबी की वैल्यू के ऊपर से आप वो पर्टिकुलर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक बेस है, इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हैव अ लुक ओवर द केबी वैल्यूज फर्स्ट। ठीक है? केबी की वैल्यू हम डिस्कस करेंगे कि केबी वैल्यूज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट कितने होने के बाद में उसका मीनिंग क्या होता है। फाइन। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग वाले बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस की कोई एग्जांपल बताइए, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी जो केबी की वैल्यू होती है दैट इज
in the range of 10 raised to the power minus 2 to 10 raised to the power 0, ठीक है, इन द रेंज 10 raised to the power minus 2 to 10 raised to the power 0। तो ये जो बेसिस होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब इनका जब आप इनको वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब ये आयोनिक वाले कंपाउंड्स है, जैसे कि जो हम बोल रहे थे NaOH, KOH या फिर अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ऐसे वाले जो कंपाउंड्स है ये स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आते हैं। इनकी केबी की वैल्यूज की रेंज ये है, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़े से एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं बट मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसिस, moderately strong bases की Kb values range from 10 raised to the power minus 3 to 10 raised to the power minus 5। इसमें आते हैं एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अमाइन मतलब मिथिलामाइन, देन डाइमिथिलामाइन, यस। सो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसिस में आते हैं एलिफेटिक अमाइंस लाइक, मतलब एरोमेटिक अमाइंस छोड़ के एलिफेटिक प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस। मिथिलामाइन का देखिए, इसकी केबी वैल्यू है 4, अप्रोक्सीमेटली 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। डाइमिथिलामाइन का 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। ट्राइमिथिलामाइन 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। ओके, तो ये अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाले जो बेसिस है उनकी केबी की वैल्यूज होती है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। ओके, इसमें आता है हेट्रोसाइकल्स, नाइट्रोजन वाली जो हेट्रोसाइकल्स है जैसे कि इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग, उसके बाद में पायरिमिडीन रिंग। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ बेसिस। इनकी केबी की वैल्यूज रेंज फ्रॉम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8। ओके, फिर उसके बाद में वीक बेसिस, वीक बेसिस में आता है केबी का वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 के रेंज में। इसमें आता है हमारा पायरिडीन, ठीक है। पायरिडीन हो गया, पायरिडीन का स्ट्रक्चर, देन एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमाइन, क्विनोलिन, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर से इनका देखो रेंजेस फ्रॉम 10 रेज़ टू पावर माइनस 9 टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 11। ओके, और जो एकदम वीक वाले बेसिस होते हैं, वेरी वीक बेसिस और ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंपाउंड्स, इनकी केबी की वैल्यूज जो है दैट आर लेस देन
और इक्वल टू 10⁻⁻12। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दे आर जनरली उन ऐसे ये जो एकदम वीक वाले बेसिस होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर होता है दैट इज स्ट्रांगली डीलोकलाइज्ड, जिसकी वजह से उनकी बेसिसिटी बहुत ही कम होती है। इसमें आते हैं अमाइड्स, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच वाला जो फंक्शनैलिटी होता है, इसमें ये जो बॉन्ड होता है दिस इज कॉन्जुगेटेड, नाइट्रोजन के ऊपर का जो लोन पेयर होता है दैट इज डीलोकलाइज्ड, जिसकी वजह से अमाइड्स की बेसिसिटी इज वेरी लेस। यूरिया, नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस, तो ये सारे एकदम वीक वाले बेसिस में आते हैं। ओके, तो पायरिडीन जो है इट इज अ वीक बेस, तो इसकी केबी का वैल्यू 10⁻⁹ टू 10⁻11 में रेंज करता है। तो हमारे जो गिवन ऑप्शन थे यहाँ पे उसमें से there is one option that falls in this particular range of 10⁻⁹। बाकी के जो है 10⁻⁻7 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है। तो ये थोड़े इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ के, दीज आर लिटिल बिट इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ के ये बेसिस हो गए। और लास्ट जो ऑप्शन है 10⁻⁻12, ये बहुत ही वीक वाले केस में आ गया। ओके, बट टू बी एबल टू गेस आंसर्स इन सच केसेस, यहाँ पे एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि पायरिडिन किस टाइप का कंपाउंड है, तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका केबी का वैल्यू एग्जैक्टली कहाँ पे रेंज करेगा। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो केबी इट इज अ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो इट इज अ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द बेसिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज अगेन ये एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। While performing conductometric titration for the estimation of acetic acid, which is a weak acid, using 0.1 molar sodium hydroxide. Okay. After complete neutralization of acetic acid, further addition of titrant causes which of the following? So, first option is increase in the conductance of the solution. Second is no change in conductance of the solution. Third is color changes to orange red. Final option is decrease in conductance of the solution. Okay, ये conceptual question है. this question is uh, this question is based on the fundamental of the conductimetric titration. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं तो चाहे आप एसिड का बेस से टाइट्रेशन करो या फिर बेस का एसिड से टाइट्रेशन करो, तो जब आप इनिशियली यू विल हैव अ पर्टिकुलर, आपके पास में पहले क्या रहेगा, या तो सपोज आप एक एसिड का टाइट्रेशन कर रहे हैं, जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि एसिटिक एसिड का आप टाइट्रेशन कर रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो इनिशियली ये जो सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, इसका हम पहले कंडक्टेंस लेंगे, इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कंडक्टेंस रहेगा बिकॉज ये सॉल्यूशन एसिडिक है। मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, एसिड रिलीजेस प्रोटॉन्स, तो उसमें प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, आयंस है, मतलब उस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ क्या रहेगा, कंडक्टेंस का वैल्यू रहेगा। ओके, फिर क्या होगा कि व्हेन यू विल start adding NaOH टू एसिटिक एसिड, तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, सॉरी, एरो शुड बी लाइक दिस, इनमें होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम एसिटेट एंड बाय प्रोडक्ट बनेगा वाटर। ओके,
मतलब क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड में NaOH आप डाल रहे हो, तो जो एसिड है वो कंज्यूम हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का जो आयोनिक वाला जो कंटेंट है, एसिड से रिलीज होने वाले जो प्रोटॉन्स थे, उनका नंबर अभी कम हो गया, क्योंकि एसिड को आपने क्या कर दिया है, सम फ्रैक्शन ऑफ एसिड इज नाउ न्यूट्रलाइज। तो प्रोटॉन का प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो सोल्यूशन है उसका कंडक्टेंस भी क्या होगा, उसका कंडक्टेंस भी कम होगा। ओके, सो व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ, जब आप किसी कोई पर्टिकुलर टाइट्रेशन जब आप परफॉर्म करते हो, जब आप कोई टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं और आप उस टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट है वो डिटरमाइन करने के लिए कंडक्टिव मेट्रिक मेथड यूज करते हैं, तो वहां पे उसके पीछे का फंडामेंटल लॉजिक क्या होता है कि नियर द एंड पॉइंट कंडक्टेंस जो है वो शार्पली चेंज होता है, देयर इज अ शार्प चेंज इन द कंडक्टेंस। ओके, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यस, सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आप एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड्स यूज कर सकते हो। एक ट्रेडिशनल मेथड आप जानते हैं कि जिसमें हम इंडिकेटर ऐड करते हैं जो कि कलर चेंज दिखाएगा नियर द एंड पॉइंट, लाइक फेनोल्फथालीन। ओके, लेकिन उसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर रहता है कि आप एकदम एक्यूरेटली एंड पॉइंट बता नहीं सकते। तो एकदम एक्यूरेटली एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम कंडक्टिव मेट्रिक मेथड यूज करते हैं। दैट सॉल्यूशन में आप जैसे जैसे NaOH डालते जाओगे, उसके बाद थोड़े-थोड़े आफ्टर एडिशन आप सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर करते करते जाएंगे। तो सपोज इनिशियली अगर कंडक्टेंस का वैल्यू ये है, ओके, तो जैसे जैसे आप NaOH ऐड करते करते जाएंगे, एसिटिक एसिड कंज्यूम होते होते जाएगा, तो प्रोटॉन्स का नंबर कम कम होते जाएगा। तो मतलब क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप NaOH डालते डालते जाएंगे, एसिटिक एसिड खत्म होते होते जाएगा और कंडक्टेंस का वैल्यू जो है वो ग्रेजुअली कम 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 होते जाएगा। फाइन, तो ये आपके पास में आप ये रिकॉर्ड कर रहे हो। एक पॉइंट आएगा जब पूरा का पूरा एसिटिक एसिड अभी क्या हो गया, खत्म हो गया, एसिटिक एसिड इज नाउ कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। उसके बाद में भी जब आप और फर्दर एडिशन करते हो, तो अब क्या है, वहां पे एसिटिक एसिड तो बचा ही नहीं है, ये तो पूरा खत्म हो गया। तो फर्दर NaOH डालने की वजह से वहां पे अभी सिर्फ NaOH रहेगा, NaOH न्यूट्रलाइज नहीं होगा। एंड NaOH बीइंग द स्ट्रॉन्ग बेस, ये डिसोसिएट होके दिस विल लीड टू, ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होता है बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो दिस विल जनरेट लॉट्स ऑफ सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन द सॉल्यूशन। मतलब अभी क्या हो गया, सॉल्यूशन में आयोनिक कंटेंट फिर से बहुत सारा बढ़ गया। तो एट दिस पॉइंट यू विल ऑब्जर्व अ सडन इंक्रीज इन द कंडक्टेंस। ओके, तो जब आप ऐसे कंडक्टेंस पूरा मेजर करते हैं, तो आपको व्हेन यू विल प्लॉट द वैल्यूज ऑफ कंडक्टेंस ऑन द ग्राफ, तो आपको ऐसा वी शेप का ग्राफ मिलता है। ठीक है, इस ग्राफ में जहां पे आपको सडन चेंज दिखता है कंडक्टेंस में, दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव ऑब्जर्व्ड अ सडन चेंज इन द कंडक्टेंस। ये जो पॉइंट होता है, दिस विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ओके, तो इस तरीके से कंडक्टिव मेट्रिक टाइट्रेशन यूज करते हैं एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन के लिए। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर complete neutralization of acetic acid, further addition of titrant which is NaOH, इसकी वजह से क्या होगा, आयोनिक कंटेंट बढ़ने की वजह से देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, बाकी के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे हो नहीं सकते।
ऑप्शन बी क्या कह रहा है, नो चेंज इन कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, नाउ इज दिस पॉसिबल, ये हो सकता है क्या कि कंडक्टेंस चेंज ही ना हो। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके डालने के बाद में अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा है तो NaOH पूरा डिसोसिएट होगा 100%। तो आयोनिक कंटेंट बढ़ेगा तो कंडक्टेंस, ऐसा नहीं हो सकता कि कंडक्टेंस चेंज नहीं होगा, कंडक्टेंस में इंक्रीज आएगा ही। कलर चेंजेस टू ऑरेंज रेड, दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। कलर यहाँ पे क्यों चेंज होगा, ये आप हमें यहाँ पे पहले ही बताया गया है दैट दिस इज अ कंडक्टिमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे आप एंड पॉइंट डिटर्मिनेशन करने के लिए कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं, आपने कोई इंडिकेटर नहीं डाला है। अगर इंडिकेटर नहीं डाला तो यू विल नॉट ऑब्जर्व एनी कलर चेंज हियर, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड डिक्रीज इन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी नहीं हो सकता। कंडक्टेंस डिक्रीज कब होता है, एंड पॉइंट आने के पहले, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि जब एसिटिक एसिड न्यूट्रलाइज होते होते जा रहा था तभी आपको कंडक्टेंस में डिक्रीज मिलेगा। फाइन, तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर कंडक्टिमेट्री आपने पढ़ा है, टाइट्रीमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग कंडक्टिमेट्री, तो आपको जो एनालिसिस वाला सेक्शन है उसमें आपको कंडक्टोमेट्री वाला जो चैप्टर है उसमें आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ाया हुआ है। फाइन, चलिए, नाउ लेट्स move forward to the next question here. Yes, aryl fluorides can be obtained from controlled thermal decomposition of dry aryl diazonium fluoroborate in the following reaction. Okay, so ये क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि एकदम स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के बारे में हमें पूछा गया है। सो इफ इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस रिएक्शन दैट इज फाइन, बट यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से हम कैप्चर कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू नोटिस दिस थिंग, ड्राई अराइल डाइअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट्स, डाइअज़ोनियम इज द की वर्ड टू बी नोटेड हियर। ये जो रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन ऑफ अ डाइअज़ोनियम सॉल्ट। डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट। ये अमाइंस वाला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अमाइंस के चैप्टर में आपने डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। सो diazonium salts have very much importance in organic chemistry because इन इंटरमीडिएट से आप बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। ओके, दैट्स व्हाई डायazonium salts आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो एक रिएक्शन है, ये डायazonium सॉल्ट की ही रिएक्शन है। इस स्पेसिफिक रिएक्शन, ये कौन सी वाली रिएक्शन है ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। तो ऑफ कोर्स अगर आपने ये पढ़ा है तो ही आप इसको आंसर कर पाएंगे। तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज ऑप्शन बी, बैल्स शाइमन रिएक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे चारों भी रिएक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, लेट मी टेल यू। Basically they are aryl diazonium salts. So बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसको ये डायअज़ो वाला ग्रुप लगा है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, नाउ सी हियर, यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई है, सो दिस नाइट्रोजन हैज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, मतलब ये जो आयन है, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। दिस आयन, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डायअज़ोनियम आयन because of the two nitrogen, it is the diazonium ion। इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिखा जाता है, सिंपली इंस्टेड ऑफ राइटिंग एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको ऐसा डायरेक्टली N2 लिख के इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखाया जाता है। दोनों भी तरीके से लिखा तभी भी चलता है, बट द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। और फिर क्या होगा, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड वाला आयन है तो इसका अगर मैंने सॉल्ट बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा,
डायअज़ोनियम क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड सॉल्ट बनाया तो डायअज़ोनियम ब्रोमाइड, डायज़ोनियम फ्लोराइड, ऐसे इसके सॉल्ट जो होते हैं, दे आर यूज्ड एज इंटरमीडिएट फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे अभी क्लोराइड की जगह पे आई कैन ऑल्सो राइट एक्स, मतलब इसका हलाइड वाला, सॉरी, इसका हलाइड वाला कोई भी सॉल्ट जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, अभी डायअज़ोनियम सॉल्ट्स में से यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हमें दिए हैं, उसको एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है, उसमें डायअज़ोनियम सॉल्ट्स को यूज करके आप उनको, you can use diazonium salts. Let me show you the Sandmeyer reaction in very simple manner. ये आपका डायazonium salt है, सपोज क्लोराइड वाला एग्जांपल ले लिया। आप इसको, यू कैन कन्वर्ट दिस डायazonium salt टू अराइल क्लोराइड, मतलब आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप इसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, अराइल ब्रोमाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अराइल साइनाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सैंडमेयर रिएक्शन को आप स्टार करके रखो, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जीपैट के एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिकली डायअज़ोनियम सॉल्ट्स का यूज क्या है कि डायअज़ोनियम सॉल्ट जो है उसमें इसको यूज करके आप किसी एरोमेटिक रिंग के ऊपर ये जो 3 यहाँ पे ग्रुप्स दिए हैं, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स का सब्स्टिट्यूशन आप एरोमेटिक रिंग के ऊपर कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सैंडमेयर रिएक्शन है, ये यूज करके यू कैन मेक अराइल क्लोराइड, अराइल ब्रोमाइड, अराइल साइनाइड, बट यू कैन नॉट मेक अराइल फ्लोराइड्स बाय यूजिंग दिस रिएक्शन। फ्लोराइड्स आप इससे नहीं बना सकते, दैट इज व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में आप कॉपर वाला कैटलिस्ट यूज करते हो। अगर अराइल क्लोराइड बनाना है तो आपको CuCl यूज करना पड़ता है। अगर अराइल ब्रोमाइड बनाना है तो आपको CuBr यूज करना पड़ता है। अगर अराइल साइनाइड बनाना है तो आपको CuCN यूज करना पड़ता है। दिस इज द सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो ये वाले रिएक्शन में इट डजंट वर्क फॉर अराइल फ्लोराइड्स, तो अराइल फ्लोराइड्स आप इससे नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा करेक्ट वाला ऑप्शन है, उसमें क्या है, बैल्स शाइमन रिएक्शन। इसमें अराइल डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट्स, अब इसका मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे रिएक्शन दिखा देती हूँ। दिस इज द डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाता है डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट में। ठीक है, दिस इज अ फ्लोरोबोरेट सॉल्ट, मतलब क्लोराइड की जगह पे आपने वहां पे जो नेगेटिव वाला काउंटर पार्ट है वो सिंपली चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ क्लोराइड यू हैव एडेड फ्लोरोबोरेट हियर, तो ये आपने इसका अलग वाला सॉल्ट बनाया और फिर इसको ड्राई हीट किया जाता है। ठीक है, ड्राई हीट में यू विल गेट द प्रोडक्ट अराइल फ्लोराइड, और ये जो बाकी का जो पार्ट है, this will be, this part will be, N2 will be removed in the form of N2 gas and boron trifluoride will be formed as the byproduct। तो यही एक्चुअली एक इकलौता रिएक्शन है जिसमें आप डायअज़ोनियम सॉल्ट्स को अराइल फ्लोराइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए उन्होंने स्पेसिफिकली इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। अगर फ्लोराइड्स के बारे में पूछते तो फ्लोराइड्स के लिए आप सैंडमेयर रिएक्शन भी यूज कर सकते हो, गैटरमन रिएक्शन भी यूज कर सकते हो। स्पेसिफिकली फ्लोराइड सिर्फ इसी रिएक्शन से बनते हैं, मतलब यही एक मेथड है बेसिकली टू मेक अराइल फ्लोराइड फ्रॉम डायअज़ोनियम सॉल्ट, इसीलिए स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सिंगल आउट करके उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है। फाइन, सो कहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहते तो ये टॉपिक आपको कहाँ पे मिलेगा, दिस यू विल गेट
इन द अमाइंस। अमाइंस वाला जो टॉपिक है, अभी यहाँ से आपको कैप्चर क्या करना है कि डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स आर वेरी पॉपुलर। तो आपने पूरा का पूरा अमाइंस का चैप्टर सपोज नहीं भी पढ़ा, लेकिन तभी भी उसमें से थोड़ा सा डाइअज़ोनियम सॉल्ट्स, उसके उसका फॉर्मेशन और उसके रिएक्शंस के ऊपर आपको थोड़ी सी नजर घुमानी है। ये जो चारों भी रिएक्शन इसमें दी हुई है, सैंडमेयर, वाल्स शाइमन, गैटरमन रिएक्शन, ये सारी की सारी रिएक्शंस को ये उसमें दी हुई है। आप कोई भी टेक्स्ट बुक यूज करो, यू कैन यूज मॉरिसन एंड बॉयड और यू कैन यूज टेक्स्ट बुक बाय एलजी वेड, कोई भी यूज करो, सभी रिएक्शन आपको उनमें मिल जाएंगे, राइट। गैटरमन रिएक्शन में भी देखिए, इट रिप्लेसेस डाइअज़ोनियम ग्रुप विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड। यहाँ पे कैटलिस्ट सैंडमेयर रिएक्शन जैसा ही होता है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉपर सॉल्ट, यहाँ पे कॉपर पाउडर और हाइड्रोजन हलाइड यूज होता है। ओके, मतलब गैटरमन रिएक्शन में आप अराइल क्लोराइड बना सकते हो, ब्रोमाइड भी बना सकते हो, बट फ्लूराइड नहीं बना सकते। ओके, तो इसमें गैटरमन में कैटलिस्ट मतलब एरो पे कैटलिस्ट रहेगा कॉपर पाउडर, अगर क्लोराइड बनाना है तो HCl, या फिर अगर ब्रोमाइड बनाना है तो instead of HCl you have to take HBr. This is the Gaiterman reaction. Okay, गॉम्बर्ग रिएक्शन थोड़ा अलग ही है, इसमें बाय अराइल फॉर्मेशन होता है। गॉम्बर्ग रिएक्शन का पूरा नाम है गॉम्बर्ग बैकमन रिएक्शन, एंड इसमें बेसिकली एज आई टोल्ड यू कि जैसे इन सब में अराइल हलाइड्स बन रहे हैं, वैसा इसमें हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मतलब अराइल हलाइड्स का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। इसमें बाय अराइल मतलब एक अराइल रिंग दूसरी अराइल रिंग को अटैच हो जाती है, बाय अराइल फॉर्मेशन रिएक्शन है, तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट रिएक्शन है। फाइन, तो डायज़ोनियम सॉल्ट्स और उनके रिएक्शन, ये टॉपिक जो है अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि ये टॉपिक अगर हो सके तो आपको स्टडी करना है, राइट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। यस, दिस इज अ वेरी गुड वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने 11th 12th में भी ये टॉपिक स्टडी किया है तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। द वेरी वेरी पॉपुलर मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट। सो व्हाट्स द क्वेश्चन, which of the following is an exception to Markovnikov's rule? Okay, so first of all Markovnikov's rule कहाँ पे आता है? आप सबने इस रूल के बारे में पढ़ा है, 11th 12th में भी पढ़ा है और हमारे बीफार्म के सिलेबस में भी ये है। ये रिएक्शन बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? दिस रिएक्शन इज अबाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स टू अल्कीन। ओके, जब आप किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, फॉर एग्जाम्पल प्रोपीन का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यस सॉरी, प्रोपीन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो प्रोपीन है, दिस इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों भी साइड में जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इट इज नॉट सेम। ये कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड में अलग है, इस साइड में अलग है। तो कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जब आप हाइड्रोजन हलाइड ऐड करते हो तो एडिशन एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं बाय मार्कोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है हमारा कि जब भी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, द हाइड्रोजन एटम मतलब जो भी एडिशन हो रहा है उसमें से हाइड्रोजन वाला जो पार्ट है, हाइड्रोजन एटम अटैचेस टू द कार्बन having more hydrogen atoms. Okay, this is the Markovnikov's rule. कि Markovnikov's rule के अकॉर्डिंगली जिस चीज का एडिशन हो रहा है, ओके, वॉट एवर दैट इज गेटिंग एडेड, उसमें से हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मतलब बेसिकली जब ये डिसोसिएट होगा तो वो प्रोटॉन बने, उसका प्रोटॉन बनेगा। तो प्रोटॉन कहाँ पे ऐड होता है? डबल बॉन्ड में से जिस कार्बन के ऊपर ज्यादा हाइड्रोजन है उसके ऊपर प्रोटॉन ऐड होगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन है
दिस हाइड्रोजन विल गेट एडेड टू दिस कार्बन, ये 1 नंबर वाला, और जो ऑफ कोर्स फिर जो हैलाइड है दिस विल गेट एडेड टू द अदर कार्बन। मतलब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एज पर मार्कोनिकॉफ्स रूल, द प्रोडक्ट विल बी CH3CH, ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन है उसके ऊपर हैलोजन ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा CH3। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट एज पर द मार्कोनिकॉफ्स रूल। ओके, ये मार्कोनिकॉफ्स रूल जो है दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द हाइड्रोजन हलाइड्स, मतलब HF, HCl, HBr, HI, इन सबके एडिशन के लिए ये वाला जो रूल होता है अप्लीकेबल होता है। देयर इज जस्ट वन एक्सेप्शन, ओके, व्हेन यू आर डूइंग द एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide, उस वक्त मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो नहीं होता है। इन दैट केस द रिएक्शन फॉलोज अ डिफरेंट मैकेनिज्म एंटायरली, वहां पे फ्री रेडिकल एडिशन वाला मैकेनिज्म फॉलो होता है, तो वहां पे अपोजिट तरीके से एडिशन होती है। जस्ट अ मोमेंट। यस, सो इस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। दिस डजंट गेट फॉलोड ओनली इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr। अब यहाँ पे एक गलती हो सकती है, HBr दिखा तो हम एकदम धड़ाम से उसको मार्क कर देते हैं। HBr का भी एडिशन अगर हो रहा है बट विदाउट peroxides, नॉर्मल कंडीशन में अगर रिएक्शन हो रहा है, HBr का भी एडिशन जो होता है एज पर मार्कोनिकॉफ रूल ही होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जिसे कहते हैं वो तभी होता है व्हेन यू आर एडिंग HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। ठीक है, तो ये वाला याद रखना है आपको। इन केस ऑफ एनी अनसिमेट्रिकल अल्कीन, कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे आप अगर HBr का एडिशन कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ peroxides, peroxides मतलब वहां पे क्या होता है, peroxides आर स्पीशीज दैट जनरेट फ्री रेडिकल्स, तो वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, फिर वो फ्री रेडिकल्स इनके साथ रिएक्ट करते हैं और जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। उस वजह से वहां पे अलग मैकेनिज्म फॉलो होता है, इसीलिए मार्कोनिकॉफ रूल नहीं फॉलो होता और हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ peroxide एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विल बी फॉलोड। ओके, ये इसके लिए दोनों भी चीजें चाहिए। peroxide के प्रेजेंस में HCl का एडिशन अगर आप करोगे तो वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता, तभी भी मार्कोनिकॉफ ही प्रोडक्ट बनेगा। peroxide के प्रेजेंस में HF, HCl, HI का एडिशन किया तभी भी ये वाला नहीं होता है। दिस ओनली हैपेंस विथ HBr, दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मार्कोनिकॉफ मतलब अल्किन्स वाला जो टॉपिक है, अल्किन्स में मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये आपको बिल्कुल पढ़ के रट्टा मार के प्रैक्टिस करके रखना ही है। इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, ये बहुत ओल्ड एंड पॉपुलर वाले टॉपिक। ठीक है, तो इसे हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड तो अल्कीन्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेक्शन में अल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला जो टॉपिक है उसमें आपको इसके डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो इंटरेस्टेड अगर होगे तो आप जाके देख सकते हैं। फाइन, तो ऑफ कोर्स अब इसमें से फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एडिशन ऑफ HI टू अल्कीन। सो इसमें दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन टू मार्कोनिकॉफ रूल। HI का एडिशन जो है वो तो मार्कोनिकॉफ रूल से ही होता है। एडिशन ऑफ HCl टू अल्कीन, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है।
एडिशन ऑफ वाटर टू अल्किन, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल से होता है। मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट जस्ट अबाउट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड, कोई भी ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज द कैटायन और साथ में दूसरा कोई तो भी एनायन है, उन सबके केस में ये वर्क करता है। इट कैन बी अबाउट एडिशन ऑफ hydrogen halide, it can be about HOH water, okay, और n number of reagents के लिए this is applicable. Fine. Addition of HBr to alkene in presence of peroxide, this is the exception case, so this is the correct answer. Fine. So I hope it's clear to you. Now moving forward to the next question. Morphine shows absorbance of UV light at which of the following wavelengths? Okay, तो अगेन दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसके बारे में अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो आपने ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, इनको एब्सोल्युटली छोड़ देना है। अब यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक चीज पूछी है कि मॉर्फिन कितने वेवलेंथ पे एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ अगर अंदाजा लगाना भी है कि वो कौन से पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्सॉर्बेंस दिखाएगा, तो उसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर तो भी पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर थोड़ा आंखों के सामने रहा तो हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिस बेसिकली कम्स अंडर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आप वुडवर्ड फिशर रूल्स को थोड़ा बहुत यूज करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो उस पर्टिकुलर वुडवर्ड फिशर रूल की कैटेगरी में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा लॉजिक ऐसा है कि सिंपल अगर बेंजीन रिंग है तो वो अप्रोक्सीमेटली 254 नैनोमीटर की रेंज में इसका लैम्बडा मैक्स होता है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स अगर हो तो 260 टू 270 के रेंज में लैम्बडा मैक्स होता है। और फिनोलिक वाले जो एरोमेटिक रिंग्स है जैसे कि मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं तो वो 280 टू 290 नैनोमीटर की रेंज में एब्सॉर्बेंस शो करते हैं। तो मॉर्फिन का जो एब्सॉर्बेंस है दैट कम्स 286 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक सा टॉपिक है, मतलब बहुत स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपने अगर छोड़ भी दिया तभी भी एब्सोल्युटली आप इसको छोड़ सकते हो। ऐसे वाले क्वेश्चंस में अगर आप अटेम्प्ट करोगे बिना किसी बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन के तो इसमें आपकी गलत होके बहुत सारा निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। यस, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। Stationary phase used in steroid separation by paper chromatography is, okay, so basically chromatographic technique जो होती है वो उसमें स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज का सिलेक्शन जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी ऑफ द कंपाउंड जिसे आप सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पोलर कंपाउंड है या फिर नॉन पोलर कंपाउंड है या फिर मिड पोलैरिटी का कंपाउंड है, उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है कि हम क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो कंपाउंड के सेपरेशन की बात चल रही है दे आर स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का स्ट्रक्चर आप जानते हैं और टेट्रासाइक्लिक रिंग वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत बल्कि बहुत ही बड़ा हाइड्रोफोबिक वाला स्ट्रक्चर होगा, सो इट्स अ वेरी नॉन पोलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नॉन पोलर वाला अगर आपको कंपाउंड सेपरेट करना है तो आपको स्टेशनरी फेज भी कैसा यूज करना पड़ेगा, नॉन पोलर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है मतलब पेपर से वो क्या होना चाहिए, द कंपाउंड शुड बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, पेपर पे वो क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। लेकिन सपोज अगर पेपर बहुत पोलर है, इफ पेपर इज मेड ऑफ अ वेरी पोलर मटेरियल तो क्या हो जाता है, पोलर मटेरियल पकड़ के रख देते हैं कंपाउंड को तो फिर आपका कंपाउंड आगे मूव नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी स्टेशनरी फेज भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी नॉन पोलर होनी चाहिए। यहाँ पे हमें जो चार ऑप्शन दिए हैं एसिटिलेटेड पेपर, सिलिका पेपर, क्रिस्टलगर पेपर एंड कार्बोनिल पेपर, तो इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। सो
पेपर स्टीरॉयड सेपरेशन के लिए एसिटिलेटेड पेपर जो है उसको यूज किया जाता है। द रीजन इज दिस कि पेपर को एसिटिलेट किया, एसिटिलेटेड पेपर मतलब पेपर को एसिटिलेट किया जाता है टू रिड्यूस इट्स पोलैरिटी। ओके, एज आई टोल्ड यू स्टीरॉइड्स आर नॉन पोलर और वीकली पोलर, सो एसिटिलेटेड पेपर एक्ट्स एज द appropriate stationary phase and allows effective separation। किसेलगर पेपर जो है it is mainly used as a support in column chromatography, okay, and in gas chromatography, so it is not a standard stationary phase for steroid separation in paper chromatography। कार्बोक्सिल पेपर तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, नाम से ही समझ में आता है कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बोक्सिलेटेड है, वो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो बहुत हाईली पोलर होगा। तो इसको कहाँ पे यूज किया जाएगा, ये पोलर है बहुत ज्यादा, तो ये पोलर आयोनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाएगा। एंड रही बात सिलिका की, तो सिलिका इज अ स्टेशनरी फेज इन थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी नॉट इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, वेरी करेक्ट। सिलिका को कहाँ पे यूज किया जाता है, टीएलसी थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज किया जाता है। ओके, तो इसका इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज एसिटिलेटेड पेपर। फाइन, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, रिंग जंक्चर और बैकबोन कार्बन इन 5 अल्फा कोलेस्टिन मॉलिक्यूल आर। ओके, तो इसमें 5 अल्फा कोलेस्टिन, दिस इज द स्टैंडर्ड स्टीरॉइड वाला ये कंपाउंड है, जो हम यूज, जो कंपाउंड बेसिकली हम एज अ रेफरेंस मॉलिक्यूल लेते हैं फॉर स्टडिंग अबाउट स्टीरॉइड। तो इसमें ये जो 4 रिंग्स है जिनको एबीसीडी हम डिनोट करते हैं, ये रिंग्स कौन से कार्बन के थ्रू कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये इसमें पूछा हुआ है। रिंग जंक्चर या फिर बैकबोन कार्बन यहाँ पे पूछे गए हैं आपको, ठीक है। तो 5 अल्फा कोलेस्टेन का जो स्ट्रक्चर है, ये एबीसीडी रिंग्स है, इसमें जो जंक्चर्स है, जंक्शन है रिंग के, और बैकबोन वाले जो कार्बन है, वो यहाँ पे थोड़े से थिक में हाईलाइटेड है, ठीक है। फिर ये पता होने के लिए, आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं भी पता रहा तभी भी चलता है, आप इवन जो स्टीरॉइड का अगर बेसिक, you only need to know the basic nucleus of the steroid, ये इतना भी अगर आपको पता है तभी भी आप इसको आंसर कर सकते हो। सो यू नीड टू नो टू थिंग्स हियर, एक तो ये स्टीरॉयड का बेसिक, ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा ये कि स्टीरॉयड का नंबरिंग कैसे करते हैं, अगर आपको स्टीरॉयड का नंबरिंग पता है तो आप इसका बिना, इवन विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ 5 अल्फा कोलेस्ट्रॉल, यू कैन स्टिल आंसर दिस क्वेश्चन। नंबरिंग होता है स्टार्ट यहाँ से, ये वाले कार्बन से, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद में नंबरिंग, जंक्शन वाला कार्बन 5, फिर 6 7 8 9 एंड 10, इस तरीके से थोड़ा अनयूजुअल टाइप का नंबरिंग है। तो ये स्टीरॉयड का नंबरिंग आपको, मतलब बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, दिस इज टेस्टिंग योर नॉलेज अबाउट स्टीरॉयड केमिस्ट्री, स्टीरॉयड की केमिस्ट्री, बेसिक स्ट्रक्चर, नंबरिंग, ये आपका टेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद कंटिन्यूड फ्रॉम हियर 11 12 13 14 15 16 एंड 17, दिस इज हाउ द नंबरिंग गोज। अब इसमें से जो जंक्शन वाले जो कार्बन है वो कौन से वाले हैं, तो यू कैन सी हियर, इसको हम थोड़ा सा चाहे तो ब्लू से हाईलाइट कर देंगे। ये जो है ये बैकबोन है, जो जंक्शन जंक्शन वाला पार्ट है आप उसको हाईलाइट कर दो, यहाँ पे जंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद दिस एंड दिस, फाइन, दिस इज द जंक्शन। तो अब बताइए कि कौन से कार्बन जंक्शन में आते हैं, अगर हम सिक्वेंशियली जाएंगे तो देखो 5 10, उसके बाद में
9, 8, फिर ये 13 एंड 14। तो दीज आर द जंक्शन कार्बन, राइट। तो इन्हीं को सीक्वेंस में बताया है, देखो 5, 8, 9, 10, 13, 14, 5, 8, 9, 10, 13 एंड 14। ओके, तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। You don't need to know the exact structure of 5 alpha colistin here. 5 alpha colistin is just taken as the reference steroid here. Okay, तो कुछ भी अगर आपने नहीं किया तभी भी स्टीरॉइड स्टीरॉइड का जो बैकबोन है वो, मतलब ये जो चार रिंग सिस्टम्स है और इनका नंबरिंग, ये वाली जो चीज है ये आपको अच्छे से स्टडी करके रखनी है। ओके, तो इसका ये वाला आंसर हो गया। नाउ yes, so next question we will see here. Arrange the following steps in the correct order as they occur in the drug discovery process. Lead optimization, target selection and lead finding. तो ये जो तीन स्टेप्स दिए हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस हमने हमें करने के लिए बोला है कि क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे पहला वाला स्टेप होता है टारगेट सिलेक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ कोर्स बेसिकली आप क्या करते हैं कि आप अगर कोई भी चीज के लिए आपको अगर ड्रग बनाना है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि किस चीज के लिए ड्रग बनाना है हमें, मतलब टारगेट क्या है हमारा। फर्स्ट स्टेप विल बी टारगेट सिलेक्शन। फर्स्ट बायोलॉजिकल टारगेट इन्वॉल्व इन द डिसीजेज आइडेंटिफाइड एंड वैलिडेटेड। कि सपोज आप एंटी डायबिटिक ड्रग बनाना चाहते हो, एंटी कैंसर ड्रग बनाना चाहते हो, एंटी माइक्रोबियल ड्रग बनाना चाहते हो, तो वॉट एवर योर टारगेट डिसीज इज, तो उस डिसीज की पैथोजेनेसिस आप स्टडी करेंगे और फिर आप कोई टारगेट आइडेंटिफाई करेंगे कि यस ये पर्टिकुलर एंजाइम या फिर ये पर्टिकुलर रिसेप्टर अगर मैंने इनहिबिट किया, ब्लॉक किया, तो फिर ये पैथोजेनेसिस जो है ये क्या हो सकता है, रुक सकता है। मतलब बेसिकली यू विल आइडेंटिफाई अ टारगेट, कुछ भी हो सकता है वो, एंजाइम, रिसेप्टर, जीन, पाथवे, इट कैन बी एनीथिंग। सो फर्स्ट स्टेप विल बी टारगेट सिलेक्शन। ठीक है, तो टारगेट सिलेक्शन मतलब टू आपका पहला वाला स्टेप रहेगा, 2 नंबर का। अब इसमें 2 ऑप्शन है, 231 है या फिर 213 है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करते हैं, देन अकॉर्डिंग टू योर टारगेट आपने वो पर्टिकुलर रिसेप्टर लिया, एंजाइम लिया, जो कुछ भी आपका है, फिर देन यू विल सिंथेसाइज सम कंपाउंड। आप कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड डिजाइन करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, सो दैट इस पर्टिकुलर रैशनल से कि आप यू विल बेसिकली डिजाइन सच कंपाउंड जो कि उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड कर सकते हैं और उसको इनहिबिट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यू विल डू द डिजाइन, देन यू विल डू द सिंथेसिस। फिर सिंथेसिस होने के बाद में आप क्या करेंगे, आप उसकी एक्टिविटी एक्चुअल में टेस्ट करेंगे कि क्या ये जो कंपाउंड है ये सच में उस पर्टिकुलर रिसेप्टर को, उस पर्टिकुलर टारगेट को इनहिबिट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। ओके, फिर उसमें से क्या होगा, सपोज आपने 100 मॉलिक्यूल्स डिजाइन किए, सिंथेसाइज किया, आपने उनकी एक्टिविटी टेस्ट की, फिर उसमें से हो सकता है कि कुछ 4-5 कंपाउंड ऐसे आपको मिले कि जिन्होंने कुछ अच्छी एक्टिविटी दिखाई। ओके, दैट इज कॉल्ड एज लीड फाइंडिंग। कि आपने जो इनिशियल टेस्टिंग किया उसमें से आपको जो कुछ टॉप 2-3 कंपाउंड मिलते हैं कि जो प्रॉमिसिंग एक्टिविटी दिखा रहे हैं, उन कंपाउंड्स को लीड्स कहा जाता है। तो सेकंड स्टेप इज लीड फाइंडिंग, कंपाउंड्स that show initial activity against the selected target. Okay, they are discovered through screening or rational design. These are called as the lead compound. Okay, अब लीड्स तो आपको मिल गए हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि लीड जो है वो ड्रग बनने की केपेबल हो सकता है कि लीड्स अच्छी एक्टिविटी दिखा रहे हैं बट द एक्टिविटी इज नॉट गुड इनफ, और द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड इनफ, और हो भी सकता है कि लीड्स जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हो। तो फिर हम क्या करते हैं, लीड का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं लास्ट में कि लीड कंपाउंड्स को थोड़ा सा हम उसका कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करके उसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे और देखेंगे कि उसकी पोटेंसी, सिलेक्टिविटी, फार्माकोकाइनेटिक, सेफ्टी, ये सब पैरामीटर्स इंप्रूव होते हैं या नहीं। और लीड ऑप्टिमाइजेशन में ही एंड में फाइनली आपको कोई बहुत प्रॉमिसिंग कंपाउंड मिलेगा जो कि ड्रग होने के केपेबल होता है। फाइन, so the sequence goes as target selection, lead finding and lead optimization. So
Now moving to the next question, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रेग्नेन इज। ओके, अब यहाँ पे यस दिस इज अगेन देखो स्टीरॉइड के ऊपर सेकेंड क्वेश्चन आया है, ये प्रेग्नेन इज स्टीरॉइड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रेग्नेन में कितने कार्बन एटम्स है ये पूछा गया है। तो देखिए आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्टीरॉइड इज अ हॉट टॉपिक, तो स्टीरॉइड्स को आपको थोड़ा बहुत अच्छे से स्टडी करके रखना है। प्रेग्नेन इज अ C21 स्टीरॉइड। नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। सी प्रेग्नेन इज अ C21 स्टीरॉइड। आप यहाँ पे काउंटिंग भी कर सकते हैं। स्टीरॉइड का नंबरिंग मैं यहाँ पे फिर से करके बताती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Now this methyl group is 18, this is 19, this is 20 and this is 21. तो ऐसे ये 21 कार्बन का स्टीरॉइड होता है। फाइन। सो अभी आज के लिए यहाँ पे हम रुकेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। देर आर सम क्वेश्चंस पेंडिंग फ्रॉम द जीपेट 2025 केमिस्ट्री सेक्शन, तो उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल ऑल्सो कंटिन्यू डिस्कशन अबाउट द नेक्स्ट जीपैट पेपर। हम फिर शिफ्ट करेंगे टू द जीपैट 2024 केमिस्ट्री सेक्शन। ओके, सो आई होप कि हमारा डिस्कशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव था। यू गॉट टू नो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तब तक जो टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो कीप स्टडिंग टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट। ओके, थैंक यू वेरी मच।